वेलकम टू बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को फिजिक्स में पढ़ाएंगे प्रिज्म तथा प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हम बताएंगे क्लास 10 के छात्रों को। क्लास 10 तो इसमें देखिए प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो फलक किसी कोण पर झुके हों। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें क्या होते हैं, दो फलक या दो समतल किसी पृष्ठ पर झुके, या साधारणतः इसको कह सकते हैं जब दो समतल किसी कोण पर झुके हों या दो समतल किसी कोण पर झुके हों और वह पारदर्शी समांगी माध्यम हो, तो ऐसा माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। तो ऐसे इसका परिभाषा दे सकते हैं प्रिज्म का आप शॉर्टकट। प्रिज्म दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। देखिए शॉर्टकट और सुटेबल परिभाषा इसकी है, दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। और जो ये प्रिज्म बना होता है उसमें कई तल होते हैं, लेकिन उसमें जो आगे वाला उसका तल होता है जो एक समबाहु त्रिभुज का की तरह होता है, ऐसे ही प्रिज्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये वाला भाग हम लोग ले लेते हैं और इसी के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं। तो इसमें आप लोग देखिए कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है प्रिज्म के द्वारा। तो ये हम बना लेंगे यहां से प्रिज्म, और हम पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं प्रकाश के अपवर्तन के विषय में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। उसके दो कंडीशन हम बताए कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हट जाएगा। तो उसी सिद्धांत के का प्रयोग करते हुए हम इस प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की घटना को आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण प्रिज्म के इस पृष्ठ पर पड़ता है, यहां देखिए, और जब यहां पड़ता है तो ये हो जाता है, इसको कहते हैं प्रिज्म का कोण, और ये हो गए एक तल हो गया और ये हो गया आधार। तो इस कंडीशन में देखिए जब यह प्रकाश किरण इस प्रिज्म के इस फलक पर पड़ता है तो जहां पर आके टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। तो वही प्रकाश के अपवर्तन की तरह ही इसमें करेंगे। जब ये हो गया आपतन बिंदु तो यहाँ पर हम लोग खींच लेंगे अविलंब। और देखिए इसमें माध्यम कौन है? इधर एयर है और ये आपका कांच है जिसको हम लोग ग्लास बोलते हैं, ग्लास या कांच। यह एयर वायु, और फिर इधर भी क्या है? वायु है। ध्यान से समझिए, जैसे प्रकाश का अपवर्तन है सेम टू सेम वैसा ही है। अब यहां देखिए जब यह प्रकाश किरण अविलंब के साथ एंगल आई पर इंसिडेंट होती है, यानी आई एंगल पर आपतित होती है, या इसका आपतन कोण आई है, और फिर क्या होगा जब यह प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है तो कांच क्या है? वायु के सापेक्ष सघन है। जब सघन है तो यह अविलंब की ओर क्या होगा? झुक जाएगा। यह अविलंब की ओर झुक जाता है। तो यह हो गया अपवर्तित किरण और यह हो गया आपका आपतित किरण।
आपतित किरण, और यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो अविलंब की ओर झुक जाता है, और ये हो जाता है इसका आर। और इसको हम लोग बोल सकते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण ये है। और यहाँ पर पुनः इस फलक पर जब ये आया तो फिर यह हो गया, यह जो किरण आ रहा है कांच से पुनः एयर में जाएगा तो यह सघन से विरल में जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक अविलंब खींच लेंगे। और जब यहाँ पर एक विलंब खींच लेंगे तो यहाँ पर देखिए यह क्या होगा, जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो यह अविलंब से दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार यह किरण का अगर नाम लेते हैं तो यह पी क्यू आर और एस, ये किरणें हैं। यह जो पी क्यू किरण है इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और क्यू आर किरण जो है वह अपवर्तित किरण है, और आरएस किरण निर्गत किरण है, क्योंकि यह इसमें प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद निकल रही है। तो जो किरण निकल रही है इसी किरण को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। फिर से एक बार देख लीजिए, केवल इसमें प्रकाश का अपवर्तन की घटना ही आपको देखना है। अपवर्तन की घटना यदि आपको समझ में आ गई होगी तो ये बहुत आराम से आपको आ जाएगा। एक बार पुनः देखिए, यह प्रिज्म के फलक हैं, और इस एसी फलक पर जब यह कोई भी प्रकाश किरण आपतित होता है तो ये हो गया आपतन बिंदु, यहाँ विलंब हो गया, और जब अविलंब यहाँ पर हो गया तो यह रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। इसका मतलब यह क्या है, रेयर का मतलब विरल, और डेंसर मीडियम का मतलब ये हो गया सघन माध्यम। जब सघन माध्यम में ये आता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। और पुनः यहाँ पर देखिए, अब जब यह इंसिडेंट पॉइंट है इसका, तो यहां से सपोज दैट यह आर डैश हो गया, तो यहां से ए वाला जो एंगल होगा इससे अधिक होगा, क्योंकि यह अविलंब से दूर जा रहा है, तो यह हो गया आपका आई डैश। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी किरणें या जो भी प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो निर्गत होने वाली किरणें सदैव प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। यह किसी भी एंगल पर जाए, और जब ये किसी भी एंगल पर या प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो जो निर्गत किरणें होती हैं वह सदैव प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, देखिए 2 बार अपवर्तन हुआ है, जिसके कारण यह प्रकाश किरण या निर्गत प्रकाश किरण सदैव प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। तो यह हो गया प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अब हम इसी में आपको बता रहे हैं प्रिज्म का विचलन कोण, प्रिज्म का विचलन कोण, डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म। डेविएशन एंगल का होता है, डेविएशन एंगल का मतलब ये होता है, या विचलन का मतलब ये होता है कि कोई भी किरण जो अपने मार्ग से जा रही है, प्रायः हम लोग कह देते हैं कि जो प्रकाश किरण है प्रायः या साधारणतः वह सीधी रेखा में चलती है, तो इस किरण को सीधी रेखा में जाना चाहिए, परंतु वह उस मार्ग पर न जाकर के अपने पथ से कितना हट गया है, तो जितना कोण वह हट जाता है अपने पथ से उसी कोण को हम लोग कहते हैं विचलन। और यहाँ पर देख लीजिए कि किसी भी प्रकाश किरण, जो ये आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जो एंगल प्राप्त होते हैं इसी एंगल को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। इसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण। इसे डेल द्वारा प्रदर्शित। तो ध्यान से देख लीजिए, साधारणतः हम लोग कह देंगे कि आपतित प्रकाश को आगे की ओर बढ़ाने पर, अर्थात इस पीक्यू रेज को जाना चाहिए सीधे, परंतु यह अपवर्तन की घटना के कारण क्या हो गया, अपने पथ से विचलित हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि कितना विचलित हो गया। तो इसमें क्या है, पीक्यू किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे और आरएस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे,
तो इन दोनों को ऐसे करने पर जहां एक दूसरे को काटेगी तो उसके द्वारा जो कोण बनेगा उसे हम लोग कहेंगे विचलन कोण। क्लियर? अब तो ये विचलन कोण हो गया, इसको हम लोग डेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें आ जाता है अल्पतम विचलन कोण। क्या होता है? अल्पतम विचलन कोण एक आता है, मतलब इसका जो कम से कम मान जो होगा यहाँ पे उसी मान को हम लोग कहेंगे अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण। क्या होता है न्यूनतम विचलन कोण? देखिए, जब हम ये इंसिडेंट एंगल जो है आपतन कोण जो है, आपतन कोण का मान हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, विचलन कोण का मान घटता जाता है। आपतन कोण का मान बढ़ाते जाने पर विचलन कोण का मान क्या होता है, घटता जाता है। इसी तरह आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा तो घटते घटते घट जाएगा, परंतु आपतन कोण का मान बढ़ाते चले जाएंगे तो पुनः उस विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। तो इस दशा में एक निश्चित आपतन कोण पर जो विचलन कोण का न्यूनतम मान होता है उसे हम लोग कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। यानी क्या कहेंगे, आपतन कोण के निश्चित मान पर विचलन कोण के निम्नतम मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। ऐसे लिख देंगे, किसी या प्रिज्म में किसी विशेष आपतन कोण पर बने विचलन कोण के न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण कहते, या इसको और शॉर्ट में कह सकते हैं, विचलन कोण के न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। साधारणतः कहा जा सकता है, लेकिन अगर परिभाषा आप देंगे तो इस हिसाब से आप लिख देंगे परिभाषा में। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेलेयम द्वारा इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, मिनिमम डेविएशन एंगल, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। तो हम आपको बता दिए प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और विचलन कोण क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। और इस आधार पर देखिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए एक सूत्र आता है और उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं हाई स्कूल में, तो वह सूत्र जो आता है उसका डेरिवेशन भी किया जाता है, लेकिन आपके कोर्स में उसका डेरिवेशन नहीं है, वह डेरिवेशन इंटरमीडिएट में मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सूत्र को जानेंगे कि प्रिज्म का अपवर्तनांक n = sin a प्लस डेलेयम/2 अपॉन sin a/2। यह फार्मूला है जिसके द्वारा हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आपका हेडिंग भी बदल सकते हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए सूत्र, या प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। और जब देखिए इसकी तुलना हम कर देते हैं जो स्नेल का नियम है उसके सूत्र से, मतलब साइन आई अपॉन साइन r = n, यह लेंस के लिए हो जाता है यह सूत्र। और अपवर्तन के नियम में हम अपवर्तन का दूसरा नियम भी बताए हैं कि इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्लेक्टिंग एंगल का साइन दोनों का अनुपात सदैव कांस्टेंट होता है।
जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक करते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और इससे जब तुलना करेंगे तो ये देखिए साइन आई की जगह क्या है, इतना है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि I इज इक्वल टू उपर्युक्त सूत्र से, उपर्युक्त सूत्र से I इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डेल एम बाई टू, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाई टू। एक कंडीशन इसमें और आ जाता है कि अगर कोण का मान जो है, अगर प्रिज्म के कोण का मान बहुत छोटा, कंडीशन होता है, जैसे आपका फार्मूला हो गया, इस पर एक कंडीशन के अनुसार एक सूत्र आप निकाल दे रहे हैं, लिखेंगे यदि प्रिज्म का कोण, यदि प्रिज्म का कोण बहुत छोटा हो, छोटा हो, तो जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, केवल थीटा। तो साइन थीटा की जगह ये वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू a प्लस डेल एम बाई टू अपान a बाई टू, टू टू कट जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू a प्लस डेल एम अपान a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ए इज इक्वल टू a प्लस डेल एम, और यहां से हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा फार्मूला, ये हो जाएगा आपका डेल एम इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए। ये अगला फार्मूला आपको मिल जाता है। ये फार्मूला प्राय आपको इंटरमीडिएट में मिलेगा, और हाई स्कूल के लिए आपको ये फार्मूला जानना अति आवश्यक है। और यहाँ से स्नेल के नियम से तुलना करा देंगे तो आपको आई का वैल्यू और आर का वैल्यू इतने होते हैं, और इस आधार पर आपके आंकिक प्रश्न जो भी इसमें आएंगे केवल इतने के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद आपका इसमें है कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का या श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म पर अगर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वह प्रिज्म उसको क्या कर देता है, विक्षेपित कर देता है या वर्ण विक्षेपण कर देता है। तो ये इसमें देखेंगे आप, लिख देंगे इसमें प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है कि अलग अलग हो जाना। इसमें क्या होगा वर्ण विक्षेपण में कि जो जब कोई भी प्रकाश किरण या कोई भी मिश्रित प्रकाश या जिसको हम लोग कह सकते हैं श्वेत प्रकाश, जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो उस प्रकाश के द्वारा जब वह प्रिज्म पर पड़ता है तो निर्गत जो भी प्रकाश होती है वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। तो श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इसको कह सकते हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे देखिए जो हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाए हैं उसी आधार पर सेम टू सेम इसको हम बना सकते हैं। केवल कई बार बनाएंगे और समझ लेंगे तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां देखिए जैसे कोई भी श्वेत प्रकाश ऐसे प्रिज्म पर आपतित हो गया, इसको लिखेंगे श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश क्या होता है, सभी या सातों रंगों का जो मिश्रण होता है तो उस मिश्रित प्रकाश को हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। जैसे साधारणतः 7 रंग हम लोग मान लेते हैं, तो सातों रंगों को अगर एक साथ हम लोग मिला देंगे तो उस कंडीशन में जो रंग बनेगा वह रंग क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो यही जो विभिन्न रंगों के मिश्रण का जो प्रकाश होगा उसे हम कहेंगे श्वेत प्रकाश, या इसे कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश।
यह जब प्रिज्म पर आपतित होता है तो इसमें देखिए क्या होता है, यहां पर इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा फर्स्ट पृष्ठ से और पुनः सेकेंड पृष्ठ से ऐसे अपवर्तन, पुनः ये विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। इस प्रकार यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और अब जब इसको हम लोग देखते हैं तो ये जो नीचे वाला रंग होता है ये होता है बैगनी, बैगनी, और ये सेकेंड वाला जो होता है ये होता है जम्बुकी, जम्बुकी, इसको आसमानी भी लोग कहते हैं, जम्बुकी या आसमानी। फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, ये लाल। तो इस प्रकार इस बैगनी होता है इंग्लिश में वॉयलेट या इंडिगो आई, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो और नारंगी ऑरेंज, लाल रेड। इस तरह हम लोग लिखते हैं। और इसके याद करने का एक सही तरीका होता है कि इन रंगों को हम याद करेंगे कैसे। पहले देख लीजिए, जब यहां से श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो अपवर्तन के कारण यह जो है श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और यही श्वेत प्रकाश के उनके अवयवों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण की क्रिया में जो सबसे नीचे जो प्रिज्म के आधार की ओर जो कलर होता है वह बैगनी होता है और सबसे ऊपर कलर लाल होता है। और इसको हम अगर नीचे से याद करने ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 कलर हैं तो इसको हम लोग सार करने याद करते हैं, बैजनी अपीनाला, बैजनी अपीनाला। क्या इसका नाम बैजनी अपीनाला। 7 को हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। बैग माने बैगनी, जम्बुकी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इसे चाहे तो इंग्लिश में भी याद करेंगे। देखिए इसी को लिख देंगे विबग्योर, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है। तो इतना के बाद जो इसमें विशेष कंडीशन होते हैं और एक एक नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसमें जरा देख लीजिए। आ जाता है जो भी कलर नीचे की ओर होते हैं, जो आधार की ओर होते हैं प्रिज्म का, उसका वर्ण विक्षेपण क्षमता अधिक होता है। या कह सकते हैं कि ये किरणें, इन किरणों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और ये जो रेड कलर होते हैं इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी का, और सबसे कम किसका होगा, लाल। और सबसे अधिक दूर तक या सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है वह लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और जैसे जैसे नीचे आते हैं तरंग दैर्घ्य घटता चला जाता है। इसी तरह फोकस दूरी अगर लेंगे तो रेड कलर की फोकस दूरी अधिक होगी और जैसे जैसे नीचे आएंगे फोकस दूरी कम हो जाएगी। और यही रेड कलर की फोकस दूरी अधिक होती है और इसका वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन कम होता है। इसी कारण जो भी सिग्नल लगाए जाते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इसकी फोकस दूरी और तरंग दैर्घ्य, जिसको हम लोग लैम्डा कहते हैं, ये अधिक होता है और जैसे जैसे नीचे आते हैं फोकस दूरी और लैम्डा धीरे धीरे कम होते होते बैगनी रंग का सबसे कम। और प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रकीर्णन कम होता है। और एक होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक भी सबसे अधिक बैगनी का होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अपवर्तनांक क्रमशः घटता चला जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी का और सबसे कम अपवर्तनांक रेड का होता है।
तो इस प्रकार इसमें हम एक सारणी भी बना सकते हैं। जैसे एक हो गया फोकस दूरी, रंग लिख देंगे, रंग, फोकस दूरी, दूरी, फिर लिख सकते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, और फिर इसके बाद अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। देखिए इस आधार पे हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और एक नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। रंग कौन, मान लीजिए लाल रंग का हम लोग ले रहे हैं। लाल रंग की फोकस दूरी क्या है, अधिक, अधिक क्या, सर्वाधिक। और तरंग दैर्ध्य ये भी सर्वाधिक, सर्वाधिक लिख दे सबसे अच्छा होगा, सर्वाधिक। और जैसे जैसे नीचे आते हैं ये फोकस दूरी और तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है, सर्वाधिक। और अपवर्तनांक न्यूनतम। और यहां पर बैगनी, बैगनी का निम्नतम, फोकस दूरी क्या होता है, निम्नतम। और इसमें आप ले लेंगे ये भी निम्नतम है, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, निम्नतम। और अपवर्तनांक क्या होगा, सर्वाधिक, सर्वाधिक। और वर्ण विक्षेपण अगर लें या प्रकीर्णन ले लें, प्रकीर्णन, तो लाल रंग का क्या होगा प्रकीर्णन, न्यूनतम, और इसका सर्वाधिक। इस प्रकार। और देखिए जिसका अधिक है तो एक तरफ से दूसरे तरफ आएंगे तो क्रमशः वो घटता चला जाएगा। तो ये चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो जो भी एक नंबर के क्वेश्चन आप में आएंगे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तमाम कंपटीशन में भी ये ऐसे क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि किसकी फोकस दूरी अधिक है, किसका कम है, कई कलर दे करके कहते हैं कि फोकस दूरी के बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखिए। तो इसलिए तब इस कंडीशन में ये जो 4 टर्म बनाए हैं बहुत ही आपको आवश्यक होगा। और इस तरह इसको याद कर लेंगे तो बिना सस्पेंशन के आप आसानी से उत्तर दे लेंगे और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा। धन्यवाद।